हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रीक ट्रेजेडी प्ले जिसका नाम है ऑडिपस रेक्स, जिसे लिखा था सोफोक्लेस ने। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर इसके समरी को, देन इसके थीम्स को और लास्ट में इसके कंक्लूजन को। Oedipus Rex, also known as Oedipus the King, is a tragedy by the ancient Greek playwright Sophocles। तो ये जो हमारा प्ले का नाम है ऑडिपस रेक्स, रेक्स का मतलब होता है किंग, और जब इसे ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में तो इसका टाइटल दिया गया था ऑडिपस द किंग। और ये एक ट्रेजेडी प्ले है जिसे लिखा था एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट सोफोक्लेस ने, और ये पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सोफोक्लेस थीवियन प्लेज। ये सोफोक्लेस का जो थीवियन प्ले थी जिसमें 3 प्ले शामिल था उसका पार्ट है, विच ऑल्सो इंक्लूड एंटीगन एंड ऑडिपस एट कोलोनिस। तो 3 प्ले कौन कौन से हैं? ऑडिपस द किंग, ऑडिपस एट कोलोनिस और एक है एंटीगन। ये तीनों प्ले थीवियन प्लेज में आती है सोफोक्लेस की। फर्स्ट परफॉर्म्ड अराउंड 429 BC, और इस प्ले को सबसे पहले परफॉर्म कब किया गया था? 429 BC में। दिस प्ले इज अ क्वाइंट एसेंशियल एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी, और ये एग्जाम्पल है किसका? क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी का। द स्टोरी ऑफ ऑडिपस रेक्स एक्सप्लोर्स themes of fate, free will, the search for truth, as it follows the tragic downfall of Oedipus, the king of thieves। और इस प्ले की जो कहानी है ये एक्सप्लोर करती है थीम्स को। कौन सी थीम्स? तो फेट की, फ्री विल की और सच्चाई की जो खोज है, इन थीम से ये प्ले डील करती है। और ये फॉलो करती है ट्रेजिक डाउनफॉल को। किसकी डाउनफॉल को? तो ऑडिपस, जो कि किंग है थीव्स नाम की जगह का। The play is renowned for its complex narrative structure and its profound psychological and philosophical depth। और इसे सबसे ज़्यादा सराहा जाता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये प्ले किसके लिए? तो कॉम्प्लेक्स नरेटिव स्ट्रक्चर के लिए, जो जटिल नरेटिव स्ट्रक्चर है इस प्ले का उसके लिए, और इसमें जो गहरी साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल डेप्थ इसमें दिखाई गई है इस प्ले में, उसके लिए ये प्ले ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर। ऑथर कौन है हमारे? सोफोक्लेस। The author of the play is Sophocles, who was born in Colonus, जिसका जन्म कॉलोनिस में हुआ था, जो कि है नियर एथेंस, ग्रीस। Aeschylus, Euripides were contemporary of Sophocles and great tragedian during the classical period in Athens। तो ये जो 2 नाम है एस्किलस और यूरिपाइड्स, ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे सोफोक्लेस के, और ये तीनों जो है ये ग्रेट ट्रेजेडियन थे। He had written 123 plays, among which only 7 plays survived, including Ajax, Antigone, Oedipus Rex, Oedipus at Colonus, etc। अब हम लोग देखेंगे इसके पॉइंट वाइज समरी को। सबसे पहले हम लोग सेटिंग को देखेंगे इसको और इसके इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट को। द प्ले ओपन्स इन थीव्स, ये कहानी शुरू होती है थीव्स नाम की जगह से, जहाँ का राजा है ऑडिपस, विच इज सफरिंग फ्रॉम अ डिवेस्टेटिंग प्लेग। थीफ सफ़र कर रही है किससे? एक डिवेस्टेटिंग प्लेग से, एक भयानक प्लेग से। वहाँ पे भूखमरी छाई हुई थी, वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब था, भूखमरी छाई हुई थी, लोग मर रहे थे। ऑडिपस द किंग हैज सेंट हिज ब्रदर इन लॉ क्रियोन टू द ऑरेकल ऑफ डेल्फी टू सीक गाइडेंस ऑन हाउ टू सेव द सिटी। तो ऑडिपस क्या करता है? वो अपने ब्रदर इन लॉ को, मतलब अपनी वाइफ के भाई को, जिसका नाम है क्रियोन, उसे भेजता है किसके पास? टू द ऑरेकल ऑफ डेल्फी के पास। किस लिए? तो गाइडेंस लेने के लिए कि किस तरह से वो अपने सिटी को सेव करे। क्रियोन रिटर्न्स विद अ मैसेज, क्रियोन रिटर्न होता है एक मैसेज के साथ फ्रॉम द ऑरेकल, जो उसे ऑरेकल देता है। द प्लेग विल एंड व्हेन द मर्डरर ऑफ द फॉर्मर किंग लायस इज फाउंड एंड पनिश्ड। ऑडिपस के किंग बनने से पहले थीव्स का किंग कौन था? किंग लायस। तो किंग लायस का मर्डर हो गया था, इसी कारण से वहाँ पे प्लेग फैली हुई थी। और ऑरिकल बताता है क्रियोन को कि ये प्लेग जो है ये तभी ख़त्म होगी जब जो मर्डरर है किंग लायस का, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा क्योंकि उसने मर्डर किया है किंग का। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिपस वॉव, ऑडिपस का संकल्प। ऑडिपस वॉव्स टू फाइंड द मर्डरर एंड कर्सेज हिम। तो ऑडिपस अब ठान लेता है कि वो मर्डरर को ढूंढेगा और उसे श्राप देने लग जाता है।
नॉट नोइंग ही इज कर्सिंग हिमसेल्फ, और उसे पता नहीं था कि वह खुद को ही श्राप दे रहा है। एक्चुअली में ऑडिपस को लग रहा था कि वह तो उस मर्डरर को श्राप दे रहा है, बट उसे पता नहीं था कि किंग लायस का मर्डरर वह खुद है, और मर्डरर के साथ साथ वह किंग लायस का बेटा भी है। He orders a thorough investigation and promises to bring justice to Lias killer. अब वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो जस्टिस दिलाएगा और किंग लायस का जो किलर है उसे वो पनिशमेंट देगा। कंसल्टेशन विद टायरसियस। ये टायरसियस कौन है? ये एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। Oedipus summons Tiresias, a blind prophet, to reveal the murderer's identity. अब ऑडिपस मिलता है टायरसियस से, जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है, वो प्रोफेसी करता है, भविष्यवाणी करता है। तो ऑडिपस कहता है ब्लाइंड प्रॉफिट से कि वो रिवील करे कि मर्डरर कौन है, वह मर्डरर को आइडेंटिफाई करे। Tiresias initially refuses to speak but eventually accuses Oedipus of being the murderer. अब क्या होता है, टायरसियस तो पहले मना कर देता है कि वह सच्चाई नहीं बताएगा, बट लास्ट में वो क्या करता है, ऑडिपस को ही कहता है कि वह खुद ही मर्डरर है और वो सच ही कह रहा था। ऑडिपस in disbelief and anger accuses Tiresias and Creon of conspiring against him. अब ऑडिपस गुस्सा हो जाता है, उसे अब भरोसा नहीं रहता है। अब ऑडिपस टायरसियस पर ही इल्ज़ाम लगाने लगता है कि टायरसियस और क्रियोन ये दोनों मिलकर कंस्पायरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं ऑडिपस के खिलाफ, क्योंकि वो दोनों मिलकर राजगद्दी को हथियाना चाहते थे, ऐसा वो इल्ज़ाम लगाते हैं टायरसियस पर और क्रियोन पर। क्रियोन्स डिफेंस, क्रियोन्स का रक्षा। क्रियोन डिफेंड्स हिमसेल्फ अगेंस्ट ऑडिपस एक्यूजेशन, arguing logically that he has no motive to overthrow Oedipus. अब क्रियोन तो खुद का रक्षा कर लेता है कि उसका कोई मोटिव नहीं है कि वो ओवरथ्रो करे ऑडिपस को, उसका कोई लेना देना ही नहीं है इन सब चीज़ों से। जोकास्टा, जो कि वाइफ है, ऑडिपस की वाइफ है और क्वीन है थीव्स की, attempts to mediate and calm the situation. वो अब जो स्थिति थी उसे वह शांत करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारा है जोकास्टा स्टोरी। अब यहाँ पे जोकास्टा की क्या स्टोरी दी गई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझें। जोकास्टा ट्राइज टू रीअज्योर, अब वो रीअज्योर करना चाहते हैं, आश्वासन दिलाना चाहती है ऑडिपस को बाय रिकाउंटिंग, वो स्मृति दिलाती है एक और प्रोफेसी की, दैट लायस वाज फेटेड टू बी किल्ड बाय हिज ओन सन, कि किंग लायस, ये किंग लायस कौन है, तो ये जोकास्टा का फॉर्मर हस्बैंड है जिसकी डेथ हो गई अभी। एंड हाउ दे ट्राई टू थ्वार्ट दिस बाय अबेंडनिंग देयर बेबी, तो उसके लिए क्या भविष्यवाणी हुई थी कि किंग लायस का जो बेटा है वो ही उसे मार देगा। किंग लायस को मारने वाला कौन होगा, उसका खुद का बेटा। तो इसलिए जोकास्टा लायस के साथ मिलके क्या करती है कि वो लोग अपने बेबी को ही अबेंडन कर देती है, छोड़ देती है। शी मेंशंस लायस वाज किल्ड एट अ क्रॉस रोड, और वो ये भी बताती है कि किंग लायस कहाँ पे मारा गया, एक क्रॉस रोड पे जहाँ पे सड़कें आपस में मिलती है। ट्रिगरिंग ऑडिपस मेमोरी, और ये ट्रिगर करती है ऑडिपस की मेमोरी को, एक और इंसिडेंट के साथ जोड़ती है, ऑफ अ सिमिलर इंसिडेंट। अब आगे क्या होता है ये आप देखें। ऑडिपस इन्वेस्टिगेशन, अब ऑडिपस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, खोजबीन करने लगता है। ऑडिपस रिकॉल्स killing a man at a crossroad in self-defense, which makes him anxious that he might be Lias' murderer. अब ऑडिपस को याद आता है कि वह जब थीव्स आ रहा था, कोरिंथ से जब वो थीव्स आ रहा था, तो एक क्रॉस रोड में जहाँ पे सड़कें आपस में मिलती है, वहाँ पे उसने सेल्फ डिफेंस में एक आदमी को मारा था। वहाँ पे एक आदमी को नहीं, एक्चुअली में उसने एक आदमी के झुंड को मारा था, जिसमें से एक हो सकता है कि वो किंग लायस भी हो। तो उसे अब चिंता होने लगती है कि क्या वो खुद ही किंग लायस का मर्डरर है, और ये जो उसका जो चिंता है ये सही भी है, क्योंकि वो खुद ही मर्डरर है अपने पिता का। अ मैसेंजर फ्रॉम कोरिंथ, कोरिंथ जगह का नाम है, तो मैसेंजर आता है कोरिंथ से, अराइव्स टू अनाउंस द डेथ ऑफ किंग पॉलीबस whom Oedipus believes to be his father. तो कोरिंथ से एक मैसेंजर आता है और वो अनाउंस करता है कि किंग पॉलीबस, जो कि कोरिंथ का किंग था, उसका डेथ हो चुका है। और ऑडिपस को लगता था कि किंग पॉलीबस ही ऑडिपस का असली पिता है, बट एक्चुअली में वो उसका असली पिता नहीं था, बल्कि उसने सिर्फ उसे पाला पोसा था। और जो क्वीन थी वहाँ की, कोरिंथ नाम की जगह
की उसका नाम था मेरोपी। तो किंग पॉलीबस और क्वीन मेरोपी इन दोनों ने मिलकर ऑडिपस को पाला पोसा था। उसके असली माता पिता तो किंग लायस और जोकास्टा थे, जो कि अभी जोकास्टा ऑडिपस की वाइफ है। The messenger reveals that Oedipus was adopted, further unrevealing the mystery of his origins. तो मैसेंजर अब ये भी रिवील करता है कि ऑडिपस अडॉप्ट किया गया था किंग मेरोपी, और वही मैसेंजर आगे ऑडिपस के ओरिजिन की मिस्ट्री को भी सुलझाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिवेलेशन। अब रहस्य सामने आने लगता है। एंड कैटास्ट्रोफी, इसका मतलब होता है तबाही। The shepherd who took the infant Oedipus from Laius and Jocasta is summoned and confirms that Oedipus is indeed the son of Laius and Jocasta. तो एक शेफर्ड था। तो मैं आपको कहानी बताती हूँ। एक्चुअली में जब ऑडिपस का बर्थ हुआ था तो उसी टाइम पे एक भविष्यवाणी हुई थी कि ऑडिपस ही अपने पिता को किल करेगा और अपनी मदर जोकास्टा से शादी करेगा। तो उसके माता पिता क्या करते हैं, किंग लायस और जोकास्टा, वो ऑडिपस को दे देते हैं एक शेफर्ड को, और यही शेफर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वो शेफर्ड को दे देते हैं, कहते हैं उससे कि जाओ इसे एक जंगल में इसे छोड़ आओ ताकि वहाँ के एनिमल्स इसे खा जाए और ये जो प्रोफेसी हुई थी वो सच ना हो। पर ये शेफर्ड जंगल में उस बच्चे को नहीं छोड़ता है। वो क्या करता है, कोरिंथ नाम की जगह का जो राजा था किंग पॉलीबस और क्वीन मेरोपी, वे दोनों नीच संतान थे। तो इस शेफर्ड ने क्या किया, ऑडिपस को उन दोनों को गिफ्ट कर दिया। वे दोनों खुश हो गए और उन दोनों ने ऑडिपस को पाल पोस कर बड़ा किया। और जब ऑडिपस बड़ा हुआ तो उसे एक फेस्टिवल में एक ड्रंक मैन था, उसने ऑडिपस से कहा कि ऑडिपस के लिए एक भविष्यवाणी हुई थी कि ऑडिपस अपने पिता को किल करेगा और अपनी मदर से शादी करेगा। लेकिन ऑडिपस ये नहीं जानता था कि किंग पॉलीबस और क्वीन मेरोपी उसके असली माता पिता नहीं है, बल्कि उन्होंने सिर्फ उसे पाला पोसा है। तो ऑडिपस ये सोचता है कि कहीं ये भविष्यवाणी सच ना हो जाए, कहीं ये प्रोफेसी सच में ना बदल जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, वो कोरिंथ नाम की जगह को छोड़कर कहीं और जाने की सोचता है और वो थीव्स की तरफ आगे बढ़ता है। तो रास्ते में ही उसे एक ग्रुप मिलता है, एक कैरिज में कुछ लोग ट्रेवल कर रहे थे। तो उनमें से एक ने ऑडिपस को साइड होने को कहा ताकि वो लोग पार हो सके। एक बूढ़े आदमी ने ऑडिपस को धक्का दे दिया और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ऑडिपस का खुद का पिता किंग लायस था। बट उसे तो ट्रूथ पता नहीं था। तो ऑडिपस को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को जान से मार देता है। तो इस तरह से पहली भविष्यवाणी तो सच हो गई कि उसने अपने पिता को ही किल किया। और आगे जब वो थीव्स जाता है तो वहाँ पे एक स्फिंगस नाम का एक जानवर था। एक्चुअली में वो जानवर थोड़ा अजीब टाइप का था, जिसके पंख थे और उसका बॉडी लायन की तरह था और फेस उसका ह्यूमन के जैसा था। तो वो थीव्स के लोगों को बहुत ही परेशान करता था, सबसे क्वेश्चन करता था। और वो क्वेश्चन ये था, पहली ये थी, ऐसा कौन सा जानवर है जो सुबह में 4 पैरों से चलता है, दोपहर में 2 पैरों से चलता है और शाम के टाइम पे 3 पैरों पर चलता है। तो ये क्वेश्चन वो करता है ऑडिपस से भी, और ऑडिपस इसका सही जवाब देता है कि एक्चुअली में ये जानवर कोई और नहीं मनुष्य होता है, जो अपने बचपन में मतलब कि सुबह में 4 पैरों से वो चलता है, दोपहर में मतलब अपने यूथ में 2 पैरों से चलता है और शाम के टाइम में मतलब बुढ़ापे के टाइम पे 3 पैरों से चलता है लाठी के सहारे। तो इस फिंगर्स को ये आंसर सेटिस्फाइंग लगता है और उसके बाद से वो किसी को परेशान नहीं करता। अब सबको पता चल जाता है कि ऑडिपस के कारण ही थीव्स को इस फिंगर्स नाम के जानवर से रक्षा हुई है और इसी कारण से उसे इनाम के रूप में वहाँ की महारानी, थीव्स की महारानी जोकास्टा और वहाँ का गद्दी मिल जाता है। तो इस तरह से अब ऑडिपस बन जाता है किंग ऑफ थीव्स और वह अपनी मदर जोकास्टा को अपनी वाइफ बना लेता है। तो अब आपको स्टोरी समझ आई होगी। अब ये जो शेफर्ड है जिसने इन्फेंट को मतलब ऑडिपस को लिया था किससे, किंग लायस और जोकास्टा से, उसको बुलाया गया था और वही कंफर्म करता है कि ये ऑडिपस ही जरूर कि ये ऑडिपस लायस और जोकास्टा का ही बेटा है। The horrific truth dawns on Oedipus. He has fulfilled the prophecy by killing his father and marrying his mother. अब ये horrific truth सामने आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि ऑडिपस के बारे में जो भविष्यवाणी हुई थी वो फुलफिल हो गई थी। उसने खुद के ही पिता को मारा और अपनी ही मदर से उसने शादी किया।
जोकास्टा ओवरवेल्म्ड विद गिल्ट एंड शेम हैंग्स हरसेल्फ। अब जोकास्टा काफ़ी दुखी हो जाती है, व्याकुल हो जाती है और वो गिल्ट और शर्म के कारण खुद को हैंग कर लेती है, मतलब वो फांसी लगा लेती है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिपस सेल्फ पनिशमेंट। अब ऑडिपस खुद को क्या पनिशमेंट देता है? इन डेस्पेयर ऑडिपस ब्लाइंड्स हिमसेल्फ। अब ऑडिपस भी दुखी हो जाता है और वो खुद को ब्लाइंड कर लेता है विद जोकास्टास ब्रोचेस। जोकास्टा के कपड़ों में जो ब्रोचेस थे, जो जड़ाऊ पिन थी, उससे वो खुद के आंखों को निकाल देता है और वो ब्लाइंड हो जाता है। He requests to be exiled from Thebes to atone for his sins and to end the plague. अब वो रिक्वेस्ट करता है क्रियोन से कि उसे एग्जाइल दे दिया जाए थीब्स से, उसे उसके पापों का दंड दिया जाए ताकि थीब्स को इस प्लेग से छुटकारा मिल सके। क्रियोन नाउ इन चार्ज, जो अब राजा है क्रियोन थीब्स का, एग्रीज टू ऑडिपस रिक्वेस्ट। ऑडिपस के रिक्वेस्ट को वो अग्री कर देता है बट इंसिस्ट ऑन कंसल्टिंग द गोड्स फर्स्ट। बट वो इंसिस्ट करता है कि सबसे पहले गोड्स से कंसल्टेंसी ले लिया जाए। फिर आता है हमारा एंडिंग पार्ट। द प्ले एंड्स विद ऑडिपस प्रिपेयरिंग टू लीव थीब्स। अब ऑडिपस प्रिपेयर करता है थीब्स को छोड़ने का, ब्लाइंड एंड ह्यूमिलिएटेड, जो कि अब अंधा हो चुका है और काफ़ी ह्यूमिलिएटेड है, शर्मिंदगी से भरा है। बट गेनिंग अ ट्रेजिक विजडम थ्रू हिज सफरिंग। बट उसने एक ट्रेजिक विजडम हासिल कर लिया है अपनी सफरिंग से। द कोरस रिफ्लेक्ट्स ऑन द फॉल ऑफ ऑडिपस, underscoring the theme that no man should be considered fortunate until he is dead and free from suffering. तो जो कोरस है वो रिफ्लेक्ट करता है। कोरस कुछ लोगों का झुंड होता है जो कि डांसिंग एंड सिंगिंग करते हैं और अपने डांसिंग एंड सिंगिंग के थ्रू स्टोरी बताते हैं। वो रिफ्लेक्ट करते हैं ऑडिपस के फॉल पर, और जो अंडरस्कोर करता है थीम को। कौन सी थीम को? डैट नो मैन शुड बी कंसिडर्ड फॉर्चुनेट, कि कोई भी मैन को खुद को फॉर्चुनेट कंसिडर नहीं करना चाहिए अंटिल ही इज डेड, जब तक वो मर नहीं जाता और वो फ्री नहीं हो जाता अपने सफरिंग से। फिर है हमारा थीम्स यहाँ पे है फेट एंड फ्रीविल, सेल्फ डिस्कवरी, शाइट वर्सेस ब्लाइंडनेस, प्राइड, एक्सेंस वर्सेस पनिशमेंट, और इसमें और भी थीम्स है और थीम्स पर मैं आगे सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ। फिर आता है हमारा कंक्लूजन। ऑडिपस रेक्स इज अ पावरफुल ग्रीक ट्रेजेडी। ऑडिपस रेक्स एक पावरफुल ग्रीक ट्रेजेडी है अबाउट फेट एंड फ्रीविल, जिसका थीम है फेट एंड फ्रीविल। ऑडिपस डिटर्मिनेशन टू फाइंड द ट्रूथ लीड्स टू हिज डाउनफॉल। और ऑडिपस का जो डिटर्मिनेशन था, जो संकल्प था कि वो सच्चाई का पता लगाएगा, वही लीड करता है उसके डाउनफॉल को, उसके पतन को। द प्ले शोज डैट प्रोफेसीज कैन नॉट बी अवॉइडेड। और ये प्ले शो करता है कि प्रोफेसी को अवॉइड नहीं किया जा सकता, एंड डैट ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग हैज़ लिमिट्स। और जो मानव की समझ है उसकी भी लिमिट होती है। ये थीम को भी ये यहाँ पे उजागर करती है। As a key work in classical literature, Oedipus Rex continues to be studied for its literary excellence and deep themes. और एक की वर्क के रूप में क्लासिकल लिटरेचर का एक मुख्य वर्क है ये प्ले ऑडिपस रेक्स। इसे स्टडी किया जाता है इसके लिटरेरी एक्सीलेंस के लिए, जो साहित्यिक इसमें एक्सीलेंस है और इसमें जो गहरे थीम्स दिए हुए हैं उसके कारण से ऑडिपस रेक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और इसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा भी जाता है। यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।